राजस्थान के एक धनाढ्य परिवार में जन्मी ईशा ठाकुर एक ऐसी रईसजादी थी जिसे अपनी दौलत, शानो शौकत और खानदानी रुतबे पर बेहिसाब गुरूर था। उसे यकीन था कि दुनिया की हर चीज उसके कुदमों में है, यहां तक कि आम इंसान भी उसके लिए बस नौकर, खिदमतगार या पृष्ठभूमि के किरदार थे। घर के सेवक उसके गुस्से और अहंकार से हमेशा कांपते रहते थे। उन्हीं में एक खामोश, सीधा साधा नौजवान था, करण। ईशा अक्सर उसे जलील करके खुश होती, कभी मामूली सी गलती पर उस पर चिल्ला उठती, तो कभी उसके काम में नुक्स निकालकर उसे नीचा दिखाती। जिंदगी अपनी उसी रफ्तार से चल रही थी जब एक दिन किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि सब कुछ बदल गया। ईशा अपने पति अमरेश ठाकुर, जो एक बद्ध उद्योगपति थे, और अपने 2 अमीर दोस्तों के साथ एक शानदार अवकाश के लिए केरल के तटों पर रवाना हुई। वे लोग अपने निजी विमान से वहां पहुंचे और फिर समंदर की सैर के लिए एक नौका किराए पर ली। जब वे नौका पर सवार हुए तो कप्तान विक्रम ने मुस्कुराते हुए सबका स्वागत किया। बाकी सब ने खुशी से हाथ मिलाया, मगर ईशा ने हमेशा की तरह गुरूर से नजरें फेर लीं और बिना हाथ मिलाए आगे बढ़ गई। नौका का अमला एक दूसरे को देखने लगा, जैसे वे इस औरत की बदतमीजी पर हैरान हो। उसी नौका पर काम करने वाला करण भी मौजूद था। ईशा का रवैया उसे बहुत नागवार गुजरा, मगर वह खामोश रहा। वह सबके सामान को उनके केबिन तक पहुंचाता रहा। ईशा को कुछ भी पसंद नहीं आया, न नौका की सादगी, न कमरा, न खाना। हर चीज में उसे कमी नजर आती थी। उसने हिकारत से पूछा, यहां कोई कसरतशाला तो होगी ना? करण ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ एक पुरानी कसरत वाली साइकिल उसके सामने रखी और बोला, यह लीजिए मैडम, शायद आपका काम चल जाए। यह तंज सुनकर ईशा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो? मैं तुम्हें तुम्हारी नौकरी से निकलवा सकती हूं। करण ने नजरें झुका लीं, मगर दिल ही दिल में सोचा, कभी वक्त ने पलटा खाया तो यही गुरूर जमीन पर गिरेगा। अगले दिन सब लोग छोटी नौकाओं में गोताखोरी के लिए समंदर में निकले। बाकी सब समंदर में कूदकर खुशियां मनाने लगे, मगर ईशा एक चट्टान पर बैठी मुंह बिचकाती रही। उसे पानी से डर लगता था। करण, तुम यहां मेरे साथ रहो, उसने हुक्म भरे लहजे में कहा। कर्ण मजबूरन नौका में रुक गया। कुछ देर बाद बोला, मैडम, कभी कभी डर का सामना करना ही सबसे बड़ा हौसला होता है। आप भी पानी में जाइए तो शायद अच्छा लगे। ईशा ने तीखे लहजे में कहा, अब तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे क्या करना है? करण चुप हो गया। समंदर की लहरें हल्के हल्के नौका के पहलू से टकरा रही थीं, मगर उन दोनों के दरमियान एक अजीब सी खामोशी छा गई। अगली सुबह जब ईशा तट पर कसरत कर रही थी तो करण करीब ही सफाई में मशरूफ था। वह पसीने में तरबतर होकर काम कर रहा था, मगर ईशा के चेहरे पर हमेशा की तरह नफरत की मुस्कान थी। तुम जैसे लोग हमेशा इसी मिट्टी में लथपथ रहते हो। यह कहकर वह पानी पीने लगी, जैसे किसी मामूली इंसान से बात करने से भी उसकी शान घट जाए। कर्ण ने सर झुकाया, मगर दिल के अंदर कुछ जलने लगा था। शायद वही लम्हा था जब किस्मत ईशा ठाकुर के गुरूर को तोड़ने की तैयारी कर रही थी। दोपहर के वक्त सब लोग नौका के डेक पर दोपहर के भोजन के लिए जमा हुए। समंदर के नीले पानी के बीच धूप नरम थी, हवा हल्की चल रही थी। सब लोग खुशी खुशी खाना खा रहे थे, लेकिन ईशा की आदत थी कि किसी चीज में खुशी ना ढूंढना। यह खाना ठंडा है, वह तीखे लहजे में बोली। करण, तुम्हें समझ नहीं आता? इसे अभी गर्म करके लाओ। करण ने जब्त से अपने हाथ की मुट्ठी बांध ली। कुछ पल के लिए उसके चेहरे पर गुस्से की एक झलक उभरी, मगर उसने फौरन खुद को काबू में कर लिया। उसे ख्याल आया, काश वह इस गुरूर भरी औरत पर वही खाना उड़ेल दे जैसे वह हर रोज उस पर जहर उगलती है। मगर वह जानता था ऐसा बस सोचा जा सकता है, किया नहीं। वह चुपचाप रसोई में गया, जहां कप्तान विक्रम और दूसरे अमले के लोग खाना तैयार कर रहे थे। भाई, यह औरत तो हर वक्त जहर उगलती रहती है, करण बोला। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह अमीर लोग ऐसे ही होते हैं। हमें मुस्कुराते हुए इनके नखरे बर्दाश्त करने पर डरते हैं। इनका इलाज वक्त करता है, कोई इंसान नहीं। करण ने गहरा सांस लिया और चुप हो गया। ईशा के तेवर हर गुजरते दिन के साथ बदतर होते जा रहे थे। वह कप्तान विक्रम तक से बदतमीजी से बात करती, कहती, इन नौकरों से मुझे घिन आती है, इन्हें बोलिए मेरे सामने ज्यादा ना आए। पूरी नौका पर एक अजीब सा बोझ छा गया था।
सब लोग उस औरत से दूर रहने की कोशिश करते, मगर कर्ण की मजबूरी थी। उसे तो हर वक्त उसके आसपास रहना पड़ता था। 2 दिन गुजर गए। ईशा का अहंकार, उसकी चीखें, उसकी तेज आवाज, सब कुछ कर्ण के जब्त को तोड़ने लगा था। वह अब अक्सर उसकी नजरों से बचने की कोशिश करता, मगर किस्मत जैसे दोनों को बार बार आमने सामने ले आती। एक रात जब चांद अपनी चांदनी समंदर के ऊपर बिखेर रहा था, ईशा शराब के नशे में लड़खड़ाती हुई डेक पर आई। इत्तेफाक से सामने से कर्ण आ रहा था। वह उससे टकरा गई और बदमजा लहजे में बोली, देखकर नहीं चल सकते तुम। कर्ण के अंदर पहले से ही बदले की एक चिंगारी जल रही थी, मगर उसने खुद पर काबू रखा। ईशा हंसी, एक ऐसी हंसी जो तजलील की महक लिए थी, जैसे वह उसे छेदना चाहती हो। कर्ण ने ठंडे लहजे में कहा, मैं तुम जैसी औरत के साथ एक लम्हा भी नहीं गुजारना चाहता। और वह वहां से चला गया, मगर दिल के अंदर गुस्से और दर्द का तूफान उठ रहा था। अगली सुबह ईशा ने अपनी जिद दिखाई, मैं आज मछली पकड़न जाना चाहती हूं। कर्ण ने उसे समझाने की कोशिश की, मैडम मौसम खराब होने वाला है, अभी जाना खतरनाक होगा। मगर ईशा कब किसी की सुनती थी। मैंने कहा, जाना है तो जाना है। कर्ण ने हार मान ली और एक मोटर बोट में उसे बिठाकर समंदर की गहराइयों की तरफ निकल गया। कुछ देर सब ठीक रहा, लेकिन फिर अचानक इंजन बंद हो गया। कर्ण ने बार बार कोशिश की, मगर बोट दोबारा नहीं चली। जब ईंधन जांच किया तो मालूम हुआ कि पेट्रोल ही खत्म है। क्या मतलब, बोट बंद हो गई? इसे फौरन चालू करो। ईशा चीखी, मैंने पहले ही कहा था मत चलो, मगर तुम्हारी जिद के आगे मैं भी यहां फंस गया हूं। अब बस इंतजार करो, कर्ण ने जवाब दिया। ईशा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मुझे यहां से जल्दी निकालो, वरना तुम्हें देख लूंगी। समंदर बेरहम था। लहरें आहिस्ता आहिस्ता उनके चारों ओर गरज रही थीं। दिन ढलने लगा, फिर रात आ गई। अंधेरा छा गया और उनके पास अब न खाने का कुछ बचा था, न पानी। दूसरे दिन सूरज तपा हुआ था। ईशा के चेहरे से गुरूर की चमक मध्यम पडली रियचने लगी। भूख, प्यास और डर तीनों उसके लहजे से अहंकार चूस रहे थे। उसी वक्त उसने एक बक्से में बंद बंदूक देखी। ये लाओ, हम इससे संकेत दे सकते हैं, वह चिल्लाई। कर्ण ने फौरन कहा, यह आतिशबाजी बंदूक है मैडम, इसे एहतियात से इस्तेमाल करना। एक गलती में सब कुछ खत्म हो सकता है। दोनों समंदर के बीच फंसे थे, जहां आसमान हद से नीचे झुका महसूस होता था। शायद यही वह लम्हा था जब कुदरत ने ईशा ठाकुर को पहली बार उसके अपने गुरूर के मुकाबिल लाखत किया। वक्त जैसे थम गया था। सूरज उनके सिरों पर तपा हुआ था। प्यास होठों को चीर रही थी और भूख पेट में आग लगा रही थी। कर्ण ने हिम्मत करके जाल का एक टुकड़ा समेटा और बद्दी मुश्किल से एक छोटी सी मछली पकड़ ली। ईशा की तरफ बढ़ाकर बोला, यह खा लीजिए, कुछ तो ताकत मिलेगी। मगर ईशा के चेहरे पर अब भी हुरूर की लकीर थी। यह गंदा है, मैं ऐसी चीजें नहीं खाती। और उसने वह मछली फेंक दी। कर्ण ने एक लम्हे के लिए नजरें नीची की। पता नहीं तुम्हारे जैसे लोग भूख और जिल्लत में भी खुद को ऊंचा समझते हैं या नहीं, वह बुदबुदाया। अचानक ईशा ने समंदर की तरफ इशारा किया। वह देखो, एक नौका। उम्मीद की चमक उनकी आंखों में लौट आई। ईशा ने फौरन आतिशबाजी बंदूक उठाई और आसमान की तरफ चलाने की कोशिश की, मगर हाथ कांप रहा था। गोली ठीक से नहीं चली और अगले ही लम्हे गोली सीधी उनकी रब दी एच की बोट पर जा लगी। एक तेज सी आवाज आई, बोट की हवा निकलने लगी। यह तुमने क्या कर दिया? कर्ण चिल्लाया, मगर अब देर हो चुकी थी। बोट डोलने लगी, पानी अंदर आने लगा। दोनों ने किसी तरह आधे बचे हुए हिस्से को पकड़ा और तैरने लगे। रात छा गई। आसमान पर बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी और समंदर पागल हो चुका था। बारिश ने सब कुछ धो डाला। खुरूर डर आवाज सब ईशा चीखती रही, मगर पानी के शोर में उसकी आवाज गुम हो गई। कर्ण ने दोनों हाथों से बोट के किनारे को थाम रखा था। हिम्मत रखो, सुबह हो जाएगी, वह चिल्लाया। पूरी रात वे तूफान से लड़ते रहे, बिल्कुल तन्हा। जब सुबह सूरज की हल्की किरण उनके चेहरों पर पड़ी तो उन्हें दूर एक छोटा सा टापू दिखाई दिया। एक नई उम्मीद की लकीर, जैसे किस्मत ने फिर एक मौका दिया हो। किसी तरह वह वहां तक पहुंच गए। जमीन पर क्यूदम रखते ही ईशा ने रेत में लेटकर सांस ली, मगर अगले ही पल वह फिर वहीं पुरानी थी। गौरूर की मूरत, मेरा वकील तुमसे जरूर मिलेगा, समझे तुम?
तुमने मुझे यहां मरने के लिए छोड़ डेट दिया, तुम्हें जेल में सर डायना पद देगा। कर्ण ने थके हुए लहजे में कहा, जो दिल चाहे कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ डरता, और वैसे भी तुम जैसी औरत से दूर रहना ही बेहतर है। वह दोनों अपनी अपनी दिशा में चल पड़े। वह टापू सुनसान था, न कोई परिंदा न आदमी, बस हवा की सरसराहट। कर्ण पहाड़ी की एक तरफ गया तो उसे एक पुरानी झोंपड़ी मिली। लगता था कोई बरसों पहले यहां रह चुका था। उसने झोंपड़ी को साफ किया, पत्तों से छत ढकी और झरने से पानी भर लाया। फिर लकड़ियों से मछली पकड़ने का जुगाड़ा बनाया। उधर ईशा जंगल में घूमती रही। चारों तरफ सन्नाटा था। आखिरकार वह थक कर एक पद्य के पीछे छिप गई और वहीं से कर्ण को देखने लगी। वह देखती रही। वही नौकर जिसे वह हमेशा कमतर समझती थी, अब इत्मीनान से मछली भून रहा था और तन्हाई में चैन से खा रहा था। भूख ने आखिरकार उसके गुरूर को चाटना शुरू किया। वह धीरे धीरे कर्ण के पास आई। मुझे थोड़ा सा दे दो, वह धीमी आवाज में बोली। कर्ण ने हाथ रोका, फिर नजरें उसकी तरफ उठाई। नहीं, तुमने हमेशा मेरा मजाक उठाया, आज तुम्हें अपनी भूख से खुद लदना होगा। मैं तुमसे यह खरीद लूंगी। ईशा ने गुस्से से कहा, आरिस 1000 दूंगी, या यह लो। मेरी सोने की कर्ण ने चुद्दी हाथ में ली, फिर मुस्कुराकर जमीन पर फेंक दी। यहां तुम्हारी दौलत नहीं चलेगी मैडम, यहां सिर्फ भूख बोलती है, गुरूर नहीं। ईशा का चेहरा लाल हो गया। उसने मिट्टी उठाकर उस पर फेंकी। बेअदब कर्ण का सब्र अब टूट गया। उसने एक जोरदार थप्पड़ दा मारा। अब सुन लो, आज से तुम मेरी नौकर हो। मैं मालिक हूं इस टापू पर और तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। अगर खाना चाहती हो तो मुझे मालिक कहो और जाकर मेरे कपड़े धो सुखाओ, फिर पानी भर लाओ, शायद फिर तुम्हें कुछ खाने को दूं। ईशा ने गुस्से में दांत भी, मगर अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। वह झरने के किनारे गई, कप धोए उन्हें पत्थरों पर फैलाया और शाम होने से पहले कर्ण के सामने लाकर रख दिए। कर्ण ने एक गहरी सांस ली और बोला, अब जाकर पानी लाओ, फिर शायद तुम्हें खाना मिले। और पहली बार वह रईसजादी, जो कभी हाथ ना उठाए, अब एक मामूली नौकरानी की तरह एक बाल्टी लिए जंगल के अंदर जा रही थी। उसके घूर की चड्डें अब धीरे धीरे कमजोर होने लगी थीं। ईशा ने कर्ण की बात मानी और खामोशी से उसके कहे हुए सारे काम करने लगी। पहले वह उसके कपड़े धोती रही, फिर झरने से पानी भरकर लाई। सूरज ढलने लगा। थकान ने उसके गुरूर पर पहला वार किया। जब वह वापस आई तो कर्ण ने एक मछली भूनकर उसके सामने रखी। यह लो, खा लो। ईशा ने झिझकते हुए उसे देखा। कभी यह वही औरत थी जो खाने का एक दाना ठंडा होने पर चीखने लगती थी, और आज वह आधी कच्ची धुएं से काली मछली हाथ में लिए आहिस्ता आहिस्ता खाने लगी। कर्ण ने खामोशी से उसे देखा। दिल के किसी कोने में उसे दर्द भी हुआ, मगर वह जानता था यह दर्द ही वह दवा है जो गुरूर का जहर उतारती है। रात आई तो समंदर के किनारे हवा ठंडी हो चुकी थी। कर्ण अपनी झोंपड़ी के अंदर गया और ईशा से कहा, यहां तुम्हारे लिए जगह नहीं है, बाहर सो जाओ आसमान के नीचे। पर बाहर बहुत ठंड है। यह टापू किसी रईस के लिए नहीं बना, तुम्हें हालात के साथ जीना सीखना होगा। वह लम्हा शायद ईशा की जिंदगी का सबसे लंबा लम्हा था। बाहर रेत पर लेटकर आसमान की तरफ देखते हुए पहली बार उसने अपनी जिंदगी पर सोचा। वह जो दुनिया को नीचा दिखाने में खैर महसूस करती थी, आज खुद जमीन से लिपटी रो रही थी। सुबह हुई, सूरज ने अपने सुनहरे हाथ आसमान पर फैलाए। कर्ण और ईशा 7 समंदर के किनारे मछलियां पकड़ दाहने गए। अब कर्ण के चेहरे पर भी एक सख्ती थी, जैसे वह खुद को ताकतवर महसूस कर रहा हो। वह मछलियां उछालता और बाकी सारा काम ईशा के कंधों पर छोड़ डाल देता। जरा सा भी गुरूर दिखाने पर वह ठंडे लहजे में उसे टोक देता। वक्त के साथ उसका रवैया और सख्त होता गया। एक दिन जब ईशा लख ध्यान जमा करके वापस आई तो कर्ण ने अचानक कहा, आज तुम गाना गाओ। हाँ, वही जो तुम्हें कभी पसंद था। ईशा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या गाना? हाँ, गाना और मुस्कुराना, जैसे तुम्हें जिंदगी से कोई शिकायत नहीं। वह मजबूरी में हल्की आवाज में गाने लगी। उसके बोल हवा में बिखर गए, जैसे समंदर भी सुनने लगा हो। कर्ण के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून आया। उसे लगा वह औरत जो सिर्फ गुरूर से भरी थी, अब इंसान बनने लगी है। अब ईशा उसके कपड़े धोती, लकड़ियां लाती, पानी भरती, और कभी कभी वह दोनों हंसते भी। धीरे धीरे उन दोनों के बीच एक अनकही सी आत्मीयता जन्म लेने लगी।
एक रिश्ता जो नफरत से शुरू हुआ था, मगर शायद वक्त ने उसे किसी और रंग में ढालना शुरू कर दिया था। एक दिन जब ईशा मछली पका रही थी, करण उसके करीब आया और बोला, मेरे हाथ पर एक निशान है, देखो, इस पर एक छोटा सा चुंबन दो। ईशा चौंक गई। क्या तुम्हारा दिमाग अब ठीक है? नहीं, बस देखना चाहता हूं कि तुम्हारा गहरूर अब भी जिंदा है या मर गया। वह लम्हा खामोशी का था। ईशा के हाथ कांपे, मगर आखिरकार वह झुक गई। एक हल्की सी लचती हुई हरकत के साथ उसने कर्ण के हाथ को छुआ। कर्ण ने कुछ नहीं कहा। वह जानता था यह जीत नहीं, यह एहसास का जन्म है। वह चाहता था कि ईशा समझे, ताकत दौलत में नहीं, विनम्रता में होती है। और उस दिन के बाद से ईशा ने कभी हुक्म नहीं दिया, बस काम मांगकर करने लगी। कर्ण भी अब उसके साथ पहले जैसा सख्ता नहीं रहा। उस टापू पर जहां हवा में तन्हाई की खुशबू थी, दो दिलों के बीच एक नया एहसास जन्म लेने लगा, जो शायद मोहब्बत नहीं था, मगर इंसानियत जरूर थी। कर्ण के दिल में अब एक अजीब सी कशमकश थी। उसने ईशा को बहुत दिनों तक जलील होते देखा था, मगर अब जब वह कमजोर, खामोश और शर्मिंदा सी बैठी रहती, तो उसके दिल में गुस्से की जगह तरसने लेना शुरू कर दिया था। वह चाहता था कि वह समझे, इंसान की असल पहचान उसकी दौलत नहीं, उसका दिल है। इसीलिए वह सख्त भी बनता, कभी कभी नरम भी, ताकि वह अंदर से बदल जाए। एक रात जब समंदर खामोश था और चांद अपनी चांदनी में टापू को भिगो रहा था, ईशा अकेली तट के किनारे बैठी रही। समंदर की लहरों में उसे अपनी पुरानी जिंदगी की आवाजें सुनाई देने लगी। शोर, हुक्म, गुरूर, तन्हाई। अगली सुबह वह कर्ण के पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर वह गुरूर टूट चुका था जो कभी उसके वजूद का हिस्सा था। वह उसके कदमों के करीब बैठ गई। मैं गलत थी, आवाज कांप रही थी। मैंने सबके साथ बुरा सलूक किया। मैं तुमसे माफी मांगती हूं। कर्ण ने उसके कंधे पर हाथ रखा और नरम लहजे में बोला, ईशा, इंसान तब बदलता है जब वह खुद को पहचानता है। तुमने वह कूदम उठा लिया है, मैं तुम्हें माफ करता हूं। उस लम्हे दोनों के दरमियान कुछ बदल गया। वह सिर्फ मालिक और नौकर नहीं रहे, बल्कि दो ऐसे इंसान बन गए जिनको एक दूसरे की जरूरत थी। अब वह दोनों साथ काम करने लगे। मछली पकदहते, पानी भरते, झोपड़ी को बेहतर बनाते और जिंदगी थोड़ी आसान लगने लगी। रफ्ता रफ्ता उनके दरमियान एक नरम सा एहसास जन्म लेने लगा। जब वह हंसती तो कर्ण मुस्कुराता, जब वह थकती तो वह खामोशी से उसके लिए पानी भर लाता। वक्त गुजरता गया और एक रात जब हवा में नमी और सुकून दोनों थे, दोनों ने अपने दिलों के दरवाजे एक दूसरे के सामने खोल दिए। शायद वह मोहब्बत नहीं थी, बल्कि दो टूटे हुए दिलों का सुकून ढूंढने का लम्हा था। अब वह झोंपड़ी ईशा के लिए घर बन गई थी। कर्ण कहता, ये देखो, यही जिंदगी है, ना शान ना शौक, बस एक सादा सा दिल और उसके साथ सुकून। एक दिन कर्ण ने पूछा, तुम इतनी सखा क्यों थी? हर किसी से नफरत क्यों करती थी? ईशा ने गहरी सांस ली। क्योंकि मेरी जिंदगी में कभी किसी ने मुझे समझा ही नहीं। अमरीश मेरा पति सिर्फ दौलत के पीछे था। मैं अकेली थी, मगर यह अकेलापन कभी किसी ने देखा नहीं। मैं गुस्से में रहने लगी, लोगों को धिक्कार करने लगी, शायद खुद से नफरत करने लगी। मगर तुमने मुझे वह एहसास दिलाया कि इंसान होना कैसा होता है। कर्ण ने उसकी आंखों में देखा। तुमने देर की मगर खुद को पहचान लिया, यही काफी है। वक्त जैसे ठहर गया था। टापू पर अब वह दोनों साथ रहने लगे। एक दूसरे के बगैर खामोशी भी अधूरी लगती। दिन में वह मछली पकड़ लेते, शाम को आग के पास बैठकर बातें करते। कभी कभी वह दोनों हंसते, कभी अतीत की बातों पर चुप हो जाते। एक शाम जब सूरज समंदर में डूब रहा था, ईशा लकदयांक चुनने गई। अचानक उसने दूर समंदर में एक जहाज देखा, रोशनियों से भरा, शोर से लबरेज। एक पल के लिए उसका दिल तेजी से ढकने लगा। हम बच सकते हैं, वह बुदबुदाई। मगर अगले ही लम्हे उसने आतिशबाजी बंदूक की तरफ देखा और हाथ रोक लिया। कुछ पल वह चुप खड़ी रही, फिर खुद से कहा, अगर मैं गई तो उसे खो दूंगी और शायद यह सब कुछ बेईमानी हो जाएगा। रात को वह चुपचाप वापस झोपड़ी में आ गई। कर्ण को कुछ नहीं बताया। उसके दिल में अब यह तमन्ना नहीं थी कि वह वापस अपनी दुनिया में जाए, वह दुनिया जहां सिर्फ खाली मुस्कुराहटें और दिखावा था। रात गहरी थी, हवा में ठंडक थी। झोंपड़ी में उन्हें एक पुरानी बोतल मिली। कर्ण ने हंसते हुए कहा, यह शायद किसी मुसाफिर की याद होगी। दोनों ने वह बोतल खोली और हल्के हल्के घूंट भरने लगे।
हवा में कह कहे गूंजने लगे, समंदर खामोशी से सुनने लगा। उस रात वह दोनों देर तक नाचते रहे, जैसे जिंदगी की थकान को नृत्य में बहा देना चाहते हो। अब वह एक दूसरे के इतने करीब आ चुके थे कि लफ्ज गैर जरूरी हो गए थे। उनके बीच सिर्फ सुकून था। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।